नमस्कार। आगे बढ़ते हैं धन योग पाठ संख्या 5। और ये जो विषय है ये भावार्थ रत्नाकर का विषय है। तो भावार्थ रत्नाकर के प्रत्येक श्लोकों की हम व्याख्या कर रहे हैं ताकि आप लोग फलित ज्योतिष में मास्टर हो सकें, क्योंकि इससे अच्छी पुस्तक आपको प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे जो भी श्लोक लिखा गया है वो गागर में सागर के समान है। आप उसका जितना विश्लेषण करेंगे उतना ही आप ज्योतिष सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेषु भाव स्थानेषु तत् तद भावादिकारकः। क्या कह रहा है कि सभी भवनों के, सभी स्थानों के जो कारक हैं, विद्यते तस्य भावस्य, यदि अपने ही भाव में विद्यमान हैं, अपने ही भाव में स्थित हैं, फलम स्वअल्पम उदीरतम, तो कम फल आपको प्राप्त होता है। आप बहुत अधिक फल यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कम फल प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग इस विषय को समझें कैसे। तो हमेशा से हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे, जो लगातार पाठ को पढ़ते हैं उनको पता है कि कौन कौन से भाव के कारक कौन कौन से ग्रह हैं। फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को एक बारी बता देना चाहता हूँ। तो लग्न के लिए कारक सूर्य है, दूसरे के लिए गुरु है, तीसरे के लिए मंगल है, चौथे का कारक चंद्रमा है, पांचवें का गुरु है, छठे का मंगल है, सातवें का शुक्र है, आठवें का शनि है, नवें का गुरु है, 10वें का बुध है, 11वें का गुरु है और 12वें का शनि है। इसको फिक्स सिग्निफिकेटर, स्थिर कारक कहते हैं। तो ये इसी स्थिर कारक की बात कर रहा है। सर्वेषु भावस्थानेषु तद तद भावादिकारक, अर्थात यहाँ सूर्य ही बैठा हो, यहाँ चंद्रमा बैठा हो, आप जिस भी कारक को अपने घर में बैठा हुआ प्राप्त करें, तब क्या कहता है, फलम स्वअल्पम उदीरतम, तो वो फल कम करता है। लेकिन हमेशा से हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि कारको भाव नाशाय भी इसी बात को सिद्ध करता है। तो क्या कारको भाव नाशाय कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो हम सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कारक अपने भाव का नाश नहीं करता। पहले तो वो कारक है उस स्थान में स्थित होगा, अच्छी बात है। क्या वो अकेला है या किसी ग्रह के साथ है, ये देखना जरूरी है। क्या वो अपने स्वराशि का है या उच्च राशि का है, ये समझना जरूरी है। उसके ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ 5 नंबर की राशि का हो, तो ये क्यों नुकसान पहुँचाएगा? कारक होने के साथ साथ ये इसका अपना घर भी है। सूर्य यहाँ मेष राशि का हो तो क्यों नुकसान पहुँचाएगा? कारक होने के साथ साथ ये यहाँ उच्च का भी है। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो श्लोक हमने पढ़ दिया कि विद्यते तस्य भावस्य फलम स्वअल्पम उदीरतम, लेकिन आपको ये चीज अपने आप में विचार करना होगा। गुरु यहाँ 9 राशि का हो, 12 राशि का हो या फिर कर्क राशि का हो, ऐसे में ये इस स्थान को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन यदि अन्य शत्रु ग्रह की राशि में हो और कहीं से अन्य अशुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तब तो उस भाव का नुकसान पहुंचाएगा, ये जरूरी है। अब यहां देख लीजिए मंगल है, तो मंगल कारक होने के साथ साथ अशुभ ग्रह भी है। लेकिन यदि मेष राशि का है तो अपने घर का हानि करेगा क्या? नहीं। यदि वृश्चिक राशि का है तो कारक भी यही है, स्वामी भी यही है, हानि करेगा? नहीं। अब उच्च की राशि का भी लिख देते हैं, उच्च की राशि से भी भाव बल प्राप्त हो जाता है, तो हानि करेगा? नहीं। तब कब हानि करेगा? कि जब ये अपने शत्रु राशि में स्थित होगा, और तब तो ये मंगल यहाँ का नुकसान स्वाभाविक रूप से करेगा, तथा अन्य जगहों से अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि कारक को भाव नाशाय या विद्यते तस्य भाव से फलम स्वअल्पम उदीरतम। तो सिर्फ किसी एक ग्रह के स्थित होने से उस भाव का सभी फलों का नाश या बहुत कम फल देगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो प्लैनेट आइसोलेटेड हो, अर्थात बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई ग्रह नहीं हो, तो ऐसे स्वामी, ऐसे भाव में स्थित ग्रह, चाहे वो कारक हो या नहीं हो,
वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता, वो अपनी मनमानी करता है जहाँ भी बैठता है। अर्थात ग्रह के जो गुण स्वरूप हैं उसको वो अपने तरीके से ही देना चाहता है, क्योंकि वहाँ किसी की संगति नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे ग्रह से संबंध नहीं बना रहा है। अब आ जाते हैं कि और क्या कारण है। तो गुरु विशेष रूप से 1, 2, 3, 4 भावों का स्वामित्व रखता है। तो इसीलिए गुरु के विषय में विशेष रूप से बोला जाता है। गुरु के विषय में विशेष रूप से क्यों बोला जाता है? तो काल पुरुष में गुरु द्वादश स्थान का 9वें के साथ साथ द्वादश का स्वामी होता है, और शनि जो है 10वें के साथ साथ एकादश स्थान का स्वामी होता है। तो शनि के लिए कहा गया है कि जहाँ बैठेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा, और गुरु के लिए कहा गया है कि जहाँ बैठेगा उस स्थान की हानि करेगा। तो ऐसे स्थिति में भी गुरु यदि कहीं बैठा हुआ हो तो उस स्थान की हानि वो कर सकता है, और यदि अकेला हो, कोई ग्रह उसके साथ ना हो, तो भी वो उस स्थान की हानि करेगा। हमेशा क्या कहा जाता है कि अपने से बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं होता। आपका जो अपना है वो आपका शत्रु हो सकता है, दूसरा होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अपना ही आपका शत्रु हो सकता है, ये तय है। तो हमारा कहना है कि एक इस अर्थ को लेकर के भी, जिसका वो भाव है, जिसके वो कारक हैं, यदि वो अपने भाव में अकेला बैठेगा तो निश्चित रूप से फल में कमी होगी। अर्थात विद्यते तस्य भावस्य फलम स्वअल्पम उदीरतम, ये 100% सच है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि पूरे फल नहीं करेंगे लेकिन कम फल करेंगे, पूर्ण फल की बात यहाँ नहीं होगी। चलिए, ये धन योग में ही समझ लीजिएगा कि यदि धन स्थान में, लाभ स्थान में गुरु अकेला ही स्थित है और अपने मित्र राशि का नहीं है, अपने स्वराशि उच्च राशि का नहीं है, तो निश्चित रूप से 100% फल वो नहीं करेगा। आगे बढ़ लेते हैं और दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सप्तमाधिपति चंद्रो, अब इसके लिए भी एक पहले ये बता देते हैं। सप्तमाधिपति चंद्रो धन स्थाने स्थितो, यदि वो धन स्थान में स्थित हो, लेकिन स्वामी कहाँ का हो? सप्तम का हो। तो सप्तम स्थान में क्या लिख देना है हमको? कर्क। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सप्तमाधिपति चंद्रमा कहाँ है? यहाँ बैठा हुआ है। अब कहता है केवलेन्दुश्च धनगो, यहाँ चंद्रमा है सिर्फ इसलिए नष्ट द्रव्यागमो भवेत, जो द्रव्य, जो पैसा, जो धन नुकसान हो गया है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो धन प्राप्त तो होगा ही होगा। ऐसा क्यों कहा गया? आप सभी जानते हैं हम धन के लिए गुरु को, विपुल धन के लिए शुक्र को, और जो आपके पास चलता हुआ रुपया है, हमेशा आपके सेविंग में पड़ा होता है या आपके जेब में जो रुपया होता है, लोग जो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वो सारा रुपया चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा को धन के लिए भी देखा जाता है, चंद्रमा व्यवसाय के लिए भी देखा जाता है। बुध के तरह चंद्रमा को भी वैश्य कहा गया। तो अब काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार ये कहाँ का, ये यहाँ पे कौन सी राशि हो जाएगी? 2 नंबर की राशि हो जाएगी। 2 नंबर की राशि हो गई तो इसमें चंद्रमा क्या हो गया? उच्च का हो जाता है। ये भी हम लोग जानते हैं। तो चंद्रमा यहाँ स्थित हो जाए तो ये एक तो धन स्थान है, जब कभी भी इसकी दशा आएगी तो वो 6ठे, 8वें, 12वें का तो स्वामी है नहीं। इसका मतलब ये केंद्र का स्वामी है, और यहाँ यदि स्थित हो जाए तो ये धन देगा ही देगा, क्योंकि सबसे पहला काम धन का ही करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि केवलेन्दु धन गो। अब आ जाते हैं कि नष्ट धन की प्राप्ति। ऐसा क्यों कहा जाता? तो ये धन स्थान है और ये ऋण स्थान है। हमने किसी को पैसा दे दिया तो वसूल करने कौन जाएगा? मांगने कौन जाएगा? आप जाएंगे। तो वो कैसे मिलता है आपको? अगर आपने किसी को 5 लाख रुपया दे दिया हो, अगर वो फंस गया हो, तब कभी जाएंगे तो 50,000 मिलेगा, कभी जाएंगे 20,000 मिलेगा। तो यहाँ जो नष्ट धन की प्राप्ति के विषय में बात किया जा रहा है, आपको एक साथ सारा धन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये एक धन योग है, क्योंकि सप्तम केंद्र है और ये दशम से दशम है। ये आपका कार्य स्थान भी कहलाता है।
ऐसा स्वामी यदि धन स्थान में चला जाए और प्लस चंद्रमा मन के कारक हैं वो धन स्थान में चले गए, तो आपका भी ध्यान हमेशा धन के ऊपर लगा रहेगा। इस कारण से कहा गया है नष्ट द्रव्यागमो भवेत्। ऐसे स्थिति में जो पैसा आपका बर्बाद हो चुका है, डूब चुका है, किसी ने उधार ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, ऐसे पैसे भी आपको वापस आएंगे। कब आएंगे? चंद्रमा की दशा में आएंगे। तो पहले श्लोक में धन योग जैसा कोई बात नहीं था, लेकिन वो बताया गया कि यदि कारक वहाँ बैठ जाएगा तो फलम स्वल्पम उदीरतम, बहुत कम फल मिलेगा। और दूसरे में बताया गया कि यदि सप्तम में होकर के चंद्रमा धन स्थान में बैठा है तो फिर आपका नष्ट धन भी प्राप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पाठ समझ में आता होगा। क्रम से पढ़ेंगे। पत्रिका हॉरोस्कोप विश्लेषण के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। जनवरी और जून में हमारे यहाँ क्लास प्रारंभ होता है। विशेष रूप से इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले आपको एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ना होता है, वो जनवरी और जून में होता है। तो किसी भी तरह का यदि इच्छा हो तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो मेल भी कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।